हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है वायुमंडल। वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर, यानी कि जो भी हमारे चारों तरफ वायुमंडल है उससे संबंधित, उससे रिलेटेड हम आज इस क्लास में सब कुछ कवर करेंगे। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे, जब हमने वो प्रीवियस ईयर्स सॉल्व किए, जिनकी प्लेलिस्ट और लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीटेडली इन टॉपिक से आ रहे थे कि नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट प्रेजेंट है, या फिर आर्गन आर्गन गैस कितने परसेंट प्रेजेंट है, ओजोन लेयर कौन से इसमें है, ओजोन कौन सी परत में पाई जाती है, क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, थर्मामीटर क्या मेजर करता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे थे, तो हमने सोचा कि पूरा टॉपिक हम एक क्लास में कवर कर देते हैं। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, इस क्लास में हम वायुमंडल का संगठन यानी कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें यानी कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ओजोन परत यानी ओजोन लेयर, तापमान यानी टेम्परेचर और वायु दाब यानी कि प्रेशर, ये सारे टॉपिक्स डिटेलिंग में जितने आपके अपकमिंग एग्जाम्स जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, डी ट्रिपल एस बी, या फिर जो भी आप एनडीए, सीडीएस या जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये सारे टॉपिक्स, ये जो इन टॉपिक से क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो पूरी डिटेलिंग के लिए आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि वायुमंडल, सॉरी, यानी कि तापमान क्या है। आजकल कोल्ड का सीजन है, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, तो इसलिए सब अपना ध्यान रखें क्योंकि सी टेट की भी डेट्स आ चुकी हैं। आपका फैब में सी टेट का एग्जाम है और जनवरी में आपका यूपी टेट का एग्जाम है। तो जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को बाइंड अप करके अच्छे से करके चलिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, तभी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो वायुमंडल है यानी कि एटमॉस्फेयर है, देखो ये जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है वो सौर परिवार के ग्रहों, जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में या फिर सौर परिवार में जितने भी हमारे ग्रह हैं, है ना, जितने भी हमारे ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उन सब में जो हमारी अर्थ है वो सबसे ज्यादा यूनिक है, यानी कि सबसे ज्यादा अलग है, सबसे ज्यादा अनोखी है। और क्यों है? क्योंकि देखो, यहीं पे अर्थ पे ही हमारा क्या, वाटर है, जल है, एयर है ना, ऑक्सीजन है, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। तो जितनी अभी तक जानकारी है उसके अकॉर्डिंग, सॉरी, हाँ, जितनी अभी तक जानकारी है उसके अकॉर्डिंग अभी तक जो अर्थ है उस पे क्या है, लाइफ पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? लाइफ। लाइफ कहाँ पॉसिबल है? अर्थ पे। तो इसीलिए जो अर्थ, जो अर्थ है वो हमारी डिफरेंट है, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, अर्थ हमारी सबसे यूनिक है और यहीं पे ही लाइफ पॉसिबल है। तो जहां पर लाइफ पॉसिबल है वहीं पे क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर है यानी कि वायुमंडल है। और इसीलिए हम जो भी अर्थ पे सारे एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं, क्योंकि यहीं पे लाइफ है, यहीं पे जीवन है। अगर आप देखें, जो हमारा पृथ्वी है उसके चारों तरफ क्या है, एक अलग अलग तरह की गैस का मिश्रण है, यानी कि गोला है। ये आपकी अर्थ है ना, ये पूरी राउंड शेप नहीं होती है, ओवल होती है, अंडाकार होती है। इसके चारों तरफ आप देखेंगे एक लेयर है जिसमें अलग अलग तरह की गैस जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि गैस का मिश्रण है अलग अलग तरह की। कहाँ पे? हमारे अर्थ के चारों तरफ। और इसमें जो ये चारों तरफ गैसों का मिश्रण है, एक घेरा है या आवरण है, इसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। देखिए, हम आपको इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बिना टाइम वेस्ट के लिखवा देते हैं। पृथ्वी के चारों ओर, जो पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न विभिन्न गैसों के विभिन्न गैसों के मिश्रण का
जो हमारी क्लासेस हैं वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी हम सारे टेक्निकल वर्ड्स बताते हैं जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो दोनों ही लैंग्वेज के जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं वो इजीली समझ सकते हैं। ठीक। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण या फिर घेरा है, आवरण या फिर घेरा है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे? वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए ये जो वायुमंडल है ये कई 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है या कुछ है, ये कई 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सॉरी, आज कोल्ड हो रखा है थोड़ा। फैला हुआ है, ये कई 100 किलोमीटर तक क्या है, फैला हुआ है। तो जो हमारा वायुमंडल है ये हमारे अर्थ के यानी कि पृथ्वी के जो चारों तरफ अलग अलग गैसों का मिश्रण है उनसे बना हुआ एक आवरण है, और ये कई 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो अगर आपके लिए कई बार डेफिनेशन आ जाती है तो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि वायुमंडल यानी कि आपका जो एटमॉस्फेयर है ये किस किस चीज से मिलके बना है, यानी कि इसका क्या क्या संगठन है या फिर कंपोजिशन है। कंपोजिशन का भी मतलब बनना ही होता है, वायुमंडल का संगठन। संगठन, ठीक है। अगर हम इसमें देखें कि वायुमंडल का संगठन यानी कि ये किस किस से मिलके बना है, तो जो सबसे ज्यादा अमाउंट है, सबसे ज्यादा अमाउंट में आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कौन सी गैस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। और कितनी है, 78%। और मैं आपको ये बता दूं बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, क्योंकि आपने जो प्रीवियस ईयर्स के यूपी टेट के क्वेश्चंस लगाए होंगे, हमने जो ऑलरेडी उनकी क्लासेस आप अपलोड कर रखी है, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लीजिए। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, और ऑप्शन था वहां पे 75%, 76%, 77 या फिर 78%। तो आप ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि 78% पे टिक करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में कितने, 78% प्रेजेंट है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने परसेंट प्रेजेंट है। उसमें थोड़ा सा ना डाउट रहा कि, क्योंकि कुछ बुक्स में लिखा हुआ था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, वो ये कितनी है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं तो दिया हुआ है 0.03%, कहीं दिया हुआ है 0.02% और कहीं 0.04%। तो वैसे तो ऐसे केसेस में ये हमने एक आपकी ऑथेंटिकेटेड बुक से ही डाटा लिया है, उसमें 0.03% है। तो ऐसे केसेस में या तो ऑप्शंस में थोड़ा वेरिएशन होता है या फिर एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो कितना है, 0.03%। उसके बाद जो आर्गन है, आपकी आर्गन गैस है, AR यानी कि आर्गन, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अलग कलर से लिखते हैं तो क्लियर दिखेगा। हाँ, AR आर्गन गैस, ये कितनी प्रेजेंट है, ये है 0.93%। कितनी है, 0.93%। और देखिए ये 0.02 भी इतना ज्यादा नहीं है, ये बहुत ही कम है। ये मैंने 0.03% जो दिखाया हुआ है ये बहुत कम एरिया है। कभी आप सोचें कि मैम ने इतना सारा क्यों दिखाया है, तो ये है, ठीक है। ये हो गया है आर्गन गैस पॉइंट। और बाकी जो और सारी गैसेस हैं जितनी भी हैं रेस्ट, वो हमारी बहुत कम एरिया, इतने में कितना, 0.04% है अदर्स। तो अगर हम एक बार कंपोजिशन ओवरऑल देखें तो सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कितनी है, 78%। फिर उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये है CO2, ये कितनी है, 0.03%। अच्छा, ये जो बीच में है O2, ऑक्सीजन, ये कितनी है, 21%। O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन, ये कितनी है, 21%, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद आर्गन, आर्गन गैस जो है, AR इसका सिंबल है, जो केमिस्ट्री के हमारे साथी हैं वो समझ रहे होंगे।
0.93% है, और जो अदर्स, बाकी जो बची हुई गैसेस हैं अदर्स, वो है 0.04%। तो दिस डाटा इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर एग्जाम्स, क्योंकि यहाँ से ये आपको देखने में लग रहा होगा इतना छोटा सा डाटा है, बट जब आप एग्जाम देंगे तो आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देन ये आप समझ लीजिए इतने से पेज से आपके 1 से 2 नंबर तो यहीं पक्के हो गए हैं। तो इस डाटा को आप नोट डाउन कर लीजिए, और अगर नोट्स चाहिए तो मैं आपको शेयर भी कर देंगे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ध्यान रख लिए कितना है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, देन कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, देन आपकी जो आर्गन है 0.93%, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन अदर्स, अदर्स में हमारे आ गया 0.04%, ठीक है। ये हो गई है। इसके बाद ये हमारा सारा क्या हो गया है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट प्रेजेंट है, तो आप तुरंत आंसर लगाएंगे 21%। कितने परसेंट? 21%। अच्छा, ये जो आपकी जो रेस्ट हमारी जो अदर गैसेस हैं, इसमें हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्साइड्स, ये सब प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन है, आपने इसमें देखा होगा कि नाइट्रोजन का शेयर सबसे ज्यादा है, यानी कि 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कितनी प्रेजेंट है? 78%। तो ये जो नाइट्रोजन है, ये सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, कौन सी है? पाई जाने वाली गैस, तो वो कौन सी है? वो है नाइट्रोजन, 78%। तो आपने सोचा है कि ये सबसे ज्यादा मात्रा, सबसे ज्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर में मिलती है, तो इसके क्या फायदे होते हैं? तो देखो, इसके कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होंगे, तभी तो ये इतने ज्यादा अमाउंट में मिल रही है। तो सबसे बड़ा इसका क्या है, ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं, यानी कि पौधे होते हैं, उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन एक इसकी क्वालिटी है कि जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से इसको नहीं ले पाते हैं, नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते हैं, बल्कि वो कैसे लेते हैं? सॉइल के थ्रू, यानी कि मिट्टी के थ्रू ये इस गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर पौधों में आते हैं। कैसे कि जैसे कि कोई मिट्टी है ना, मिट्टी में पौधे लगे, कहीं पे भी आप देखिए, ये आपने कोई पोट लगाया, या फिर कह दो आपका सॉइल है, इसमें आपने कोई भी एक पेड़ ये यहाँ पे लगाया, इसकी रूट्स जा रही हैं अंदर, रूट्स जा रही हैं। अब ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, है ना। जो बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करके या फिर इसमें से नाइट्रोजन को फिल्टर करके प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं, है ना। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएंगे कि कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को डिकम्पोज करते हैं या फिर प्लांट्स के लिए अवेलेबल कराते हैं। तो जो प्लांट्स हैं वो इसको इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो लेते नहीं है एटमॉस्फेयर से, कहाँ से? बैक्टीरिया के थ्रू, ये सॉइल से या फिर मिट्टी से लेते हैं। और इसलिए ये जो नाइट्रोजन है, ये प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, वहां पे कुछ फसलें ऐसी हैं वो वहां पे नहीं चल पाती हैं, या फिर उनका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इतना ज्यादा अमाउंट इसका प्रेजेंट होना, कि ये जो जितनी अधिक मात्रा में है, तो ये एटमोसफेयर में आग, जैसे गर्मी बढ़ रही है, तो आग लगने की संभावना को, पॉसिबिलिटी को ये कम कर देती है। नाइट्रोजन जहां प्रेजेंट है, वहां आप समझिए आग तो लगेगी नहीं, तो ये आग लगने की पॉसिबिलिटी को भी क्या कर देगी? कम कर देगी। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ से जो वायुमंडल का संगठन है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वायुमंडल की परतें। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल की परतें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपनी टेट, यूपी टेट, सी टेट या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। जितनी क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं, जल्दी से वो भी देख लें, और
जो आपके और साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी क्लास को शेयर कर दें। तो जो वायुमंडल की परतें हैं यानी कि लेयर्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? देखिए, वायुमंडल में 5 लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं या फिर 5 परतें हैं। ठीक, जो कैसे कैसे बांटी गई हैं? पहली है शोभ मंडल। हाँ, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगी। जो हमारे साथी इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं, जो व्यूअर्स इंग्लिश में कर रहे हैं, वो इंग्लिश में याद रख सकते हैं। शोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। दूसरी हमारी है समताप मंडल। समताप मंडल कौन सी है? समताप मंडल। और इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको पता हो जाएंगी। तीसरी है हमारी मध्य मंडल। मध्य मंडल। मध्य मंडल यानी कि मीजोस्फेयर। क्या है? मीजोस्फेयर। तीसरी है मध्य मंडल, मीजोस्फेयर। फोर्थ है आयन मंडल। आयन मंडल। आयन मंडल यानी कि थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर कहीं कहीं इसको आयनोस्फेयर भी कहते थे, बट थर्मोस्फेयर। फिर आती है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फेयर। क्या कहेंगे इसको? एक्सोस्फेयर। बाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फेयर। तो 5 कौन सी हैं? शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, शोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल मीजोस्फेयर और आयन मंडल आपकी कौन सी हो गई है? थर्मोस्फेयर और बाह्य मंडल एक्सोस्फेयर। अब ये जो जितनी भी लेयर्स हैं, इसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हमें पीएचडी की तो जरूरत है ही नहीं। तो हम इसको उतना समझेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, हम सारा वो पार्ट कवर इसका कर लेंगे। तो जैसे कि ये अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। तो इसमें जो सबसे पहली लेयर है, सबसे लोएस्ट लेयर, सबसे निचली परत, वो है हमारी शोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर। कौन सी है? शोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर। ये हमारी सबसे निचली परत है, फिर और उसके ऊपर है और उसके ऊपर है। तो जो आपकी शोभ मंडल है, उसको ये सबसे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, शोभ मंडल, है ना? सबको नाम याद हो गया? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। हाँ, तो ये सबसे लोएस्ट है, लोएस्ट लेयर यानी कि सबसे निचली परत। कौन सी परत है? निचली परत है। अगर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, क्यों मैं बार बार इसे रिपीट कर रही हूं? क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आया है, निम्न में से कौन सी वायुमंडल की सबसे निचली परत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? ऑप्शन होंगे उसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो ये लगभग कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? ये लगभग 15 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, और ये इसमें जो है ना, वायुमंडल का सबसे घना भाग है। क्या है? सबसे घना भाग है ये। इस मंडल के, जब आप इस में धरातल से ऊपर जब आप जाते हैं, तो हर हर मतलब 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में कमी आती है। जैसे जैसे आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते रहते हैं, तो 6.5 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली, ये कोई बिल्कुल 100% राइट डाटा नहीं है, 6.5% अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर का जो है गिरता चला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिवर्तन मंडल भी इस लेयर को कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात मैं अलग कलर से लिखती हूँ, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि जितनी भी एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज होती हैं, मौसम वाली घटनाएं होती हैं, है ना, मौसम मौसम की जो घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कि क्या क्या होंगी, आप गैस करके देखिए। जैसे कि कोहरा। कोहरा आता है ना सर्दियों में, तो कोहरा आना,
बादल का आना, बादल आते हैं बरसात में, ओला, आंधी, तूफान, ये सारी जो घटनाएं हैं, जो भी एटमॉस्फेयर यानी कि मौसम से संबंधित घटनाएं हैं, चाहे बादल का गरजना हो गया, बिजली का चमकना हो गया, जितनी भी ये घटनाएं हैं, ये सब कहाँ होती हैं? ये क्षोभ मंडल में होती हैं, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में होती हैं, है ना? ये सारी घटनाएं कहाँ होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में होती है। क्वेश्चन ये आया है कि मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कि ओलावृष्टि कौन सी परत में पाई जाती है? तो कौन सी परत में है? ये क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है? क्षोभ मंडल में। ठीक, इसलिए ये जो है क्षोभ मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज के लिए। सॉरी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी लेयर आती है वो है समताप मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर। कौन सी है? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। मैंने थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर दिया था। सेकंड है हमारी समताप मंडल, समताप मंडल। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये जो समताप मंडल है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये लेयर पाई जाती है और वो कौन सी है? ओजोन। कौन सी लेयर है वो? ओजोन लेयर है, जो कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ये? समताप मंडल में पाई जाती है। और कौन सी लेयर है ये? ओजोन लेयर या फिर ओजोन परत। क्वेश्चन आया था आई थिंक 2018 में या 19 में कि ओजोन लेयर कौन सी एटमॉस्फेयर के कौन सी लेयर में पाई जाती है, या फिर है ना, कौन सी लेयर में पाई जाती है? तो कौन सी में पाई जाती है? वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर में या फिर समताप मंडल में। अब ये जो ओजोन लेयर है, इसका क्या काम होता है? ये एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जो हमें अल्ट्रावायलेट यूवी यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। ये जो ओजोन है, ये हमें अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। जो पराबैंगनी किरणें यूवी बी हो या यूवी सी हो, इनसे ये हमें पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट को क्या बोलते हैं? पैराबैंगनी। जो पराबैंगनी किरणें आती हैं सूरज से, है ना, सन से जो आती हैं, जो हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, तो उनसे हमें बचाने का काम करती है ओजोन लेयर। बीच में हमने सुना था ओजोन लेयर में एक होल हो गया है, जिसकी वजह से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अर्थ पर आने लगी हैं, और अर्थ में स्किन कैंसर, ये सारी डिसीजेस बढ़ने लगी थी। तो ये जो ओजोन लेयर इतनी इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में। अच्छा, ये होल जो हो रहा था, ये किसकी वजह से हो रहा था? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो पॉल्यूशन करने वाले सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, उनकी वजह से ओजोन लेयर में एक होल हो रहा था, यानी कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा था। तो उसकी वजह से जो पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो हमारी पृथ्वी तक सूरज से निकल के कहाँ आ रही थी? हमारी पृथ्वी तक पहुंच रही थी, जिसकी वजह से पृथ्वी पे बहुत सारी बीमारियां, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां बहुत फैल रही थी। तो फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो ओजोन लेयर है, कौन सी लेयर में प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में है। नेक्स्ट हमारी आती है मध्य मंडल। मध्य मंडल या फिर मीजोस्फेयर। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट, जितनी की सबकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो हैं वो मैं आपको लिखवा दे रही हूँ, क्योंकि वही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मध्य मंडल यानी कि मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर। ठीक है, तो ये है मध्य मंडल है, मीजोस्फेयर है। इसमें जो उल्कापात होते हैं, यानी कि टूटते हुए तारे, उनकी घटना घटित होती है। जो तारे टूटते हैं, उल्कापात होते हैं, है ना, टूटते तारे, टूटते तारे, ये सारी जो घटनाएं होती हैं, ये कौन सी लेयर में होती हैं? ये होती हैं मध्य मंडल में। यानी कि इंग्लिश में हम बता दें, बर्निंग ऑफ मिटियोर्स बर्न्स। जो मिटियोर्स का जलते हैं या टूटते हैं, वो कहाँ होते हैं? ये बहुत ठंडी होती है। कैसी होती है? कोल्डेस्ट होती है, यानी कि ठंडी होती है। तो जब ये ठंडी होती है, तो इसमें मिटियोर्स जैसे ही एंटर होते हैं, वो क्या होते हैं? जल जाते हैं। जैसे ही मीटियोर्स एंटर हुए, ठंडी है ये,
तो वो क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो उल्कापात, टूटते हुए तारे, हमें ऐसा लगता है तारे टूट रहे हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मिटियोर्स कौन सी लेयर में जलते हैं या बर्न होते हैं, तो वो कौन सी है, मेसोस्फीयर या फिर मध्य मंडल। इसके बाद नेक्स्ट हमारी लेयर आती है आयन मंडल यानी कि थर्मोस्फेयर। आयन मंडल, आयन मंडल यानी कि थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो ये जो आयन मंडल है या फिर थर्मोस्फेयर है, ये थोड़ी वार्मेस्ट होती है यानी कि गर्म लेयर होती है। कैसी होती है, वार्मेस्ट लेयर या फिर थोड़ी गर्म लेयर। यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट करता है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो ऑर्बिट करता है, यहाँ पे घूमता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रेडियो की जो तरंगे होती हैं उन्हें परिवर्तित करा जाता है, जिसकी वजह से जैसे रेडियो वगैरह का प्रसारण होता है ना, आपने सुना होगा रेडियो, आकाशवाणी, ये सारी, या फिर टीवी हम देख पाते हैं। तो इसी लेयर में यहीं पे क्या होता है, उन आयन मंडल में ही जो रेडियो तरंगे हैं उनको परिवर्तन, उनको ट्रांसफर करा जाता है, परिवर्तित किया जाता है, जिससे कि हमें रेडियो, टेलीविजन, ये सब चीजें सुनने को मिलती हैं। तो ये रेडियो, टेलीविजन में जो सिग्नल्स आते हैं, उन सिग्नल्स का ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी लेयर में होता है, वो होता है आयन मंडल या फिर थर्मोस्फेयर में। लास्ट वन है हमारी बाह्य मंडल, बाह्य मंडल, या फिर इसको हम बोलेंगे एक्सोस्फेयर। क्या बोलेंगे, एक्सोस्फेयर। वायुमंडल यानी कि बिल्कुल बाहर की है। ये कौन सी है, ये बिल्कुल बाहरी परत है, आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है। कई बार ठंडा और गर्म भी पूछ लिया जाता है, तो जो गर्म थी वो हमारी ये थी थर्मोस्फेयर, और कोल्ड, कोल्ड वाली थी हमारी मेसोस्फेयर। तो ये जो बाह्य मंडल है, बाह्य मंडल है, ये कौन सी लेयर है, बाहरी लेयर है, बिल्कुल आउटर लेयर है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पाई जाती हैं। कौन सी गैस पाई जाती है इसमें, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दो गैसेस इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। आउटर लेयर जो है, यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर धीरे 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 फेड होके बाहर वाले उसमें मिल जाता है ना। और यहाँ पे क्या है, सैटेलाइट भी ऑर्बिट करती हैं। सैटेलाइट क्या करती हैं, घूमती हैं इस मंडल में, बाह्य मंडल में सैटेलाइट्स का ऑर्बिट होता है। जो सैटेलाइट है यानी कि कृत्रिम उपग्रह, सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, कृत्रिम उपग्रह, ये ऑर्बिट करते हैं यानी ये घूमते हैं, ठीक है, ये होता है। तो इस तरह से हमने पांचों अपनी लेयर्स देख ली हैं, किसमें क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है वो देख ली है, क्योंकि क्वेश्चंस उन्हीं से बन के आते हैं। रेडियो तरंगे किसमें होती हैं, है ना, टेलीविजन, रेडियो आप कहाँ से प्रसारित होते हैं, सारे इसी से ही जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है तापमान। तापमान या फिर इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, टेम्परेचर। देखो जो टेम्परेचर होता है वो वायुमंडल और पृथ्वी में क्या है, ऊष्मा होती है, गर्मी होती है ना, उसको जो मेजर करता है, उसको जो मापता है ना जो वायु की गर्माहट या फिर ठंडेपन की मात्रा को हम क्या कहते हैं, तापमान। पहले तो आप तापमान समझिए, जो वायु की गर्माहट है यानी कि ऊष्मा है, गर्माहट यानी कि ऊष्मा, वायु की गर्माहट, ऊष्मा या ठंडेपन, या फिर जितना वो ठंडा है या गर्म है, जो भी है उसकी जो मात्रा है, कि मात्रा को हम क्या कहते हैं, तापमान। ठंडा है या गर्म है, जो भी, जैसी भी उसकी मात्रा है, वो क्या है, तापमान है। अच्छा, अब तापमान जो है उसको हम नापते किससे हैं, उसको हम नापते हैं, मेजर करते हैं या मापते हैं, किससे नापते हैं, डिग्री सेल्सियस। किससे, डिग्री सेल्सियस। हिंदी में भी कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन कि तापमान को आप किससे नापते हैं, मेजर करते हैं, किससे मापते हैं, तो डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर को नापने के काम आता है, तो वो होता है थर्मामीटर। सभी के घर में प्रेजेंट होगा, किसी को हल्का फुल्का बुखार होता है तो वो किससे, अपने घर में टेम्परेचर, थर्मामीटर से टेम्परेचर नाप लेता है और देख लेता है कि बुखार है या फिर नहीं है। एक बार फिर से, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए। तो जो थर्मामीटर है वो क्या काम करता है,
टेम्परेचर को मापने का काम करता है ना। मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर का। और थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तापमापी। क्या कहते हैं? तापमापी। ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से यही बनते हैं। कई बार वो आपसे यूनिट पूछ लेता है और कई बार मेजर करने के लिए डिवाइस पूछ लेता है कि कौन सी डिवाइस से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वायु दाब। क्या है? वायु दाब या फिर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? प्रेशर। तो जो वायु दाब होता है, जो वायु है यानी कि जो आपके एटमॉस्फेयर में वायु प्रेजेंट है, वो अलग अलग गैस का एक मिक्सचर है ना। और सभी गैसों का अलग अलग गैस का मिक्सचर है ना। वायु का मिक्सचर है यानी कि वायु का मिश्रण है। और जितनी भी वायु हैं, जितनी भी गैस हैं, सभी का अपना अपना भार होता है, सभी का अपना अपना वेट होता है। और जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, जैसे कि आप ये अर्थ मानिए, यहाँ पे सारी गैसेस प्रेजेंट है, सबका अपना अपना अलग अलग भार है। तो वो सारी अर्थ के सरफेस पे, धरातल पे एक दबाव डालती हैं। एक क्या डालती हैं? दबाव डालती हैं। तो वो जो धरातल पर सभी तरफ से पड़ने वाले जो दबाव होता है, उसको हम बोलते हैं वायु दाब या फिर वायु भार। समझ गए? अलग अलग जितनी भी गैसें हैं, सबका अपना अपना वो है, अपना अपना नाप है, अपना अपना भार है। वो सारी मिलके, क्योंकि वायुमंडल क्या है? वायुओं का जितने भी है सबका एक मिश्रण है। तो वो सब अपना अपना भार डालती हैं, जिसकी वजह से वायुमंडल में क्या होता है? एक वायु दाब या वायु भार उत्पन्न होता है। और जो डिवाइस, जो इंस्ट्रूमेंट इस वायु दाब को मेजर करता है या फिर मापता है, इसकी जो मापनी है उसको बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आया है कि प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज होता है, तो वो है बैरोमीटर। और इसकी यूनिट क्या है? यूनिट है इसकी मिली बार। क्या यूनिट है? मिली बार। किस में नापते हैं? जैसे कि दूध आप 1 किलो लेके आए, है ना, या फिर केले आप 1 दर्जन लेके आए, ऐसे ही अगर हम कहें कि कितना वायु दाब है, तो आप किस में नापेंगे? वो है मिली बार में। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस क्लास में कुछ भी चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई है, या आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें। बाकी इस टॉपिक से आपके 4 से 5 नंबर तो कहीं भी नहीं गए हैं, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। और जितनी भी क्लासेस ईवीएस की या और सारी आ रही हैं, उन्हें भी देखना मत भूलिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।